नमस्कार, मैं वीके सिंह। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित करते समय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात की, जिसमें मूल तौर पर उन्होंने स्वदेशी या लोकल वस्तुओं के उपयोग के ऊपर जनता को प्रोत्साहित किया। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि लोकल वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु शुरुआत में लोकल होती है, बाद में जाकर के वो ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश होती है। जिस तरह की उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के दौरान उन्होंने कहा, लेकिन उस चीज पर जाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनको स्थापित किस पर किया गया है। आप जानते हैं कि भारत WTO का सदस्य है। 1995 के पहले इस WTO को GATT के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और डंकल प्रस्ताव के पश्चात 1995 के बाद से इसको WTO कर दिया गया। और WTO के सदस्य देशों को उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसका पालन करना उनके लिए मैंडेटरी। चूंकि भारत भी उसका सदस्य देश है, तो जाहिर सी बात है कि भारत को भी उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल से बाहर तो जाना पॉसिबल है ही नहीं। अब उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं क्या? 3 प्रिंसिपल्स जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। एक तो है रेसिप्रोसिटी, दूसरा है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन जिसको कहते हैं, और तीसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। इन तीनों टर्म्स को यदि आप समझेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा समस्याएं कहां पर है। और देश को सबसे पहले उन समस्याओं के बारे में सोचना होगा कि हम उनको कैसे रिमूव करें। हम सबसे पहले कहते हैं रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब यह है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी व्यापार हो रहा है, उसके बीच में जो भी अवरोध आएंगे तो दोनों लोग मिल करके उसको दूर करेंगे। मतलब जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उसको दोनों लोग म्यूचुअली जो है रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और इसी में आ जाता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो भी ट्रेड हो रहा है, यदि मान लीजिए उसमें कोई टैक्सेस वगैरह की बात है या इंपोर्ट ड्यूटी की बात है, यदि एक कंट्री दूसरे को छूट देगा तो दूसरे कंट्री को पहले वाले कंट्री को छूट देनी पड़ेगी। अब आप एग्जांपल से समझना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि भारत ने चाइना को इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी, तो चाइना को भारत को देनी पड़ेगी छूट, और ये चाइना ने इंडिया को छूट दी तो इंडिया को चाइना को देनी पड़ेगी छूट। दोनों की तो को उस चीज को रखना पड़ेगा। मतलब जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको दोनों लोगों को म्यूचुअली जो है रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज गलत होगा। वो अदरवाइज जो है WTO के सैंक्शन में जाएगा, वहां पर जो है वो डिस्प्यूट का विषय बनेगा, इसलिए वो चीज नहीं हो सकता। आज इंडिया के लिए जो है कई लोग इस तरह से कह देते हैं कि भारत को जो है चाइनीज गुड्स को मंगानी ही नहीं देनी चाहिए थे, उनको बैन लगा देना चाहिए। लगा ही नहीं सकते क्योंकि WTO पर हम साइन कर चुके हैं। दूसरा है मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात। मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन तो कहा गया है यदि भारत किसी अदर कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है तो इस मोस्ट फेवर्ड नेशन में WTO ने उसको कह दिया है कि नो फेवर्ड नेशन एमंग मेंबर्स। जो मेंबर कंट्री हैं उनमें यदि आप किसी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं तो सिर्फ उसी को नहीं, जितने भी मेंबर कंट्री हैं सबको जो है आपको वही सहूलियत देनी पड़ेगी जो आप MFN कंट्री को दे रहे हैं। इसलिए ये नहीं हो सकता कि भारत अमेरिका को व्यापार के लिए जो है भारत में छूट दे दे और चाइना को ना दे, या पाकिस्तान को MFN का जो दर्जा देंगे तो जो उसको हम सहूलियत देंगे वही अदर कंट्री को भी हमें देना पड़ेगा। ये MFN के कारण जो है भारत ऐसा नहीं कर सकता कि चाइनीज गुड्स को बैन कर दे और जापान की गुड्स को आने दे और दूसरी जगह के आने दें। WTO के एग्रीमेंट का साइन है, जो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो फिर से जो है WTO डिस्प्यूट का विषय बनेगा। तीसरे पॉइंट में जरूर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कुछ सहूलियत डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, उसको कहा गया है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट जो
WTO का है उसके तौर पर तो सिर्फ प्रिंसिपल में तो यही कहा गया है कि फॉरेन गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स के बीच में किसी भी तरह का किसी भी कंट्री के द्वारा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब ये वो गुड्स आ रही है, यदि इंपोर्ट करके कोई गुड्स इंडिया में आती है तो ऐसा नहीं होगा कि आप इंडियन गुड्स को अलग तरह से ट्रीट करें और फॉरेन गुड्स को अलग तरह से ट्रीट करें। फॉरेन गुड्स के लिए आप जीएसटी का स्लैब रेट अलग बना दें और इंडियन गुड्स के लिए स्लैब रेट अलग बना दें, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक ही चीज का रहेगा। अदरवाइज वो भी जो है WTO के डिस्प्यूट का एक विषय बन जाएगा। अब हमने कहा था कि थर्ड पॉइंट में हमारे पास थोड़ा सा सहूलियत है। सहूलियत क्या है? उसमें यह कहा गया कि इन केस कोई कंट्री इस पॉलिसी को इनेक्ट नहीं कर सकता है तो वो अपने यहाँ की गुड्स के लिए कुछ एडवांटेजेस अवेलेबल करा सकते हैं। किस तौर पर? सब्सिडी के तौर पर। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में क्या चीजें हैं? रॉ मटेरियल है, लेबर की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वाटर सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, जो भी ऑक्ट्राई वगैरह चुंगी वगैरह लग रही है वो चीजें हैं। ये सारी मिल करके उसका क्या बनता है? वो लागत मूल्य बनता है। गवर्नमेंट ये सपोर्ट करना चाहे तो ये लागत मूल्य को कम करने पर ला सकते हैं। अब प्रोडक्शन के लिए जब हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो रॉ मटेरियल के साथ हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज, खासतौर पर यदि हम इंडिया की बात करें, हम अपने देश की बात करें तो यहां पर टेक्नोलॉजी उस स्थिति में नहीं है कि हम प्रोडक्शन कास्ट को कम कर सकें। टेक्नोलॉजी हमारी जो है मीडियम कंडीशन में। एक मशीनरी का जो प्लांट चाइना में, एक सिंपल सा आप मान लीजिए कि सैनिटरी नैपकिन्स बनाने का जो प्लांट है, यदि वो 1 घंटे में 10,000 का प्रोडक्शन करता है तो इंडिया में ऐसी मशीनरी के लिए जो है डोमेस्टिक, जो हमारे घर के, मतलब हम कह सकते हैं घरेलू जो है, ऐसी मशीनरी की या ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप नहीं की है कि जो इतना प्रोडक्शन दे सके। यदि उतना नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट पर पीस जो है हमारी वो इंक्रीज करेगी। अब यदि हमारी कॉस्ट पर पीस जो है फैक्टर कॉस्ट यदि इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है कि हम फॉरेन गुड्स से कंपीट करने की कंडीशन में पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा फैक्टर कॉस्ट ही ज्यादा होगा। फैक्टर कॉस्ट के बाद दूसरा जो इसके साथ में जुड़ता है प्राइस में, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो इंडस्ट्रीज के लिए मस्ट है जो है, प्रॉफिट तो हमें उसमें कम कर ही नहीं सकते। प्रॉफिट यदि कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स तभी अपना जो है इन्वेस्ट करेगा जब उसे प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तीसरा है टैक्सेस। गवर्नमेंट चाहे तो टैक्सेस में छूट दे सकती है, लेकिन टैक्सेस के लिए जो स्लैब रेट है उसको निर्धारित करना होगा। जो डोमेस्टिक गुड्स जिसको प्रमोट करना है उसके लिए जो है विशेष तौर पर इस चीज को देखना होगा कि किसको किस स्लैब रेट में रखा जाए, जिससे कि उसको अधिक से अधिक डोमेस्टिक गुड्स जो है मार्केट में सप्लाई हो सके। फॉर एग्जांपल हम वस्त्र उद्योग की बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कम से कम जो है स्लैब रेट में रखें, जिससे कि, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक गुड्स में अपैरल की बात कर सकते हैं, परिधान वगैरह की बात कर सकते हैं, वस्त्र एवं परिधान की, तो वहां पर जो है या टैक्स रेट कम होगा तो वो आसानी से जो है इंटरनेशनल मार्केट की गुड्स के साथ जो फाइट कर सकता है। और आज भी जो है कंडीशन ये है कि इंडियन जो कपड़ा उद्योग है, जो है कॉटन इंडस्ट्री, वो ठीक कंडीशन में है, वो इंटरनेशनल मार्केट को जो है कम्पीट करती है। दूसरा हम कह सकते हैं जहां पर हम डोमेस्टिक को इनकरेज कर सकते हैं, वो है हमारा आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में। पिछले सालों में यदि हम देखेंगे तो जरूर 2008 और 9 के लगभग हमारा रिसेशन के दौर से गुजरे थे, लेकिन फिर भी जो है इंडिया के आईटी सेक्टर ने काफी उस चीज को जो है स्मूथली जो है उसको झेला था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन पिछले सालों में जो है उस सेक्टर में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई जितना कि होना चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जा सकता है, उसमें थोड़ा सा अधिक से अधिक इन्वेस्ट किया जा सकता है, और उस इन्वेस्टमेंट से हम 2 चीजों का फायदा ले सकते हैं। चाहे वो बीपीओ के क्षेत्र में ले सकते हैं या केपीओ के क्षेत्र में ले सकते हैं। चाहे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात कर लें, चाहे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यहां दोनों जगह से अधिक जो है जनरेट किया जा सकता है, इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सकता है। यहां पर जो है ये नेशनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन अदर जो गुड्स हैं, जैसे कि हम
आईटी सेक्टर के अलावा जैसे कि टेक्नोलॉजी के तौर पर देख लें, चाहे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में देख लें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मशीनरी एंड प्लांट्स वगैरह की उसमें देख लें, वो हमारे जो मशीनरी एंड टूल्स हैं उसमें उतनी ग्रोथ हमें नहीं दिखती कि हम उतना कर सकें। क्यों? क्योंकि हमने अभी टेक्नोलॉजी में वो स्तर हासिल नहीं किया है जो अदर कंट्रीज ने हासिल किया है। तीसरा एक और भी रीजन, एक पॉइंट है जो फॉरेन कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्ट करने का है। अक्सर जो है आजकल ये चर्चा का विषय है कि चाइना में कई कंपनियां जो है, विदेशी कंपनी जो है वो वहां से निकाल करके इंडिया की मार्केट में उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं। वो लॉन्च करेंगे, लेकिन वो तभी करेंगे जब उनको सहूलियतें उस तरह की यहां पर मिलेंगी। सहूलियतें किस तरह से? मैन पावर का सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करना है तो सबसे ज्यादा जो है मैन पावर की बात है। तो मैन पावर यहां पर उनको स्किल्ड मैन पावर मिलना थोड़ा ये डाउट का विषय है, क्योंकि स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट रहा है पिछले सालों में, वो रहा तो है, लेकिन धरातल पर कितना रहा है वो थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उसके ऊपर लगता है। और विदेशी कोई कंपनी यदि भारत में इन्वेस्ट करेगी तो उसे स्किल लेबर यहां पर चाहिए होगा, और यदि वो इसे यहां पर अवेलेबल नहीं होगा तो कुछ समय के बाद वो कंपनी फिर से जो है उस एरिया को फिर से देखना शुरू करेंगे जहां पर उन्हें मैन पावर ठीक से मिल सकेगा। और भारत में आप एजुकेशन सिस्टम की खामियां आप समझते ही हैं। कम से कम जो है हम कह सकते हैं कि 70% यहाँ पर एजुकेशन लेवल जो है, 70% जो मार्कशीट या जो कुछ भी है डिग्री वगैरह, वो तो सिर्फ कहने के लिए है। उनके पास जो है वो स्किल नहीं है जो हम अदर कंट्री में देखते हैं, खासतौर पर चाइना की जो बात कर रहे थे अभी। एक समस्या यहाँ पर ये भी है। और यदि ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी को जो है बूस्टअप होना और आत्मनिर्भर होना, अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने 5 स्तंभों की बात की थी। सबसे पहला उन्होंने जो कहा था वो था इकोनॉमी की बात। यदि इकोनॉमी की हम बात करें तो उसमें उन्होंने कहा कि इंक्रीमेंटल जंप की जगह पर क्वांटम जंप होना चाहिए। पिछले सालों से देखा जाए तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था इंक्रीमेंटल तो है ही नहीं, वो तो स्लो में चल रही है। अब एक स्लो इकोनॉमी को इंक्रीमेंटल तो ले जाया जा सकता है, लेकिन स्लो इकोनॉमी को सीधे क्वांटम जंप करना बहुत ही टफ टास्क होगा। दूसरा जो उन्होंने जो एक विषय कहा वो था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। चाहे हम सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, चाहे हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, चाहे हम रेलवे की बात कर लें, सभी में अभी भी डेवलपमेंट की बहुत सारी गुंजाइश है। रेलवे ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं फ्राइट कॉरिडोर डेवलप कर दिया गया है, लेकिन फ्राइट कॉरिडोर के थ्रू गुड्स का जो रॉ मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में वहां पर भी ट्रेनें लेट हो जाती हैं, गुड्स पहुंचने में। दूसरा पॉइंट है सिस्टम। सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है वो है इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज कहने के लिए तो कहा गया, लेकिन अभी भी सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट या ऑनलाइन सिस्टम कॉन्सेप्ट उतना स्मूथ नहीं हो पाया है जितना कि टारगेट किया गया था। जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए बेसिक तौर पर होना चाहिए, अभी भी उस चीज का नहीं है। आप सिंपल सा फार्मास्यूटिकल में चले जाइए, वहां पर जो है लाइसेंसिंग सिस्टम इतना ज्यादा टफ है कि कम से कम एक यूनिट के लिए आपको लाइसेंसिंग सिस्टम को लाइसेंस मेंटेन कराने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे यदि आप एलोपैथी वगैरह में जा रहे हैं। अदर भी सेक्टर्स हैं, चाहे आप कॉटन इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे एक्सपोर्टिंग की बात कर लें, चाहे अदर सेक्टर में बात कर लें, तो वहां पर भी जो है ये लाइसेंसिंग सिस्टम सबसे ज्यादा समस्या का विषय है। तो उस सिस्टम में भी जो है रिफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो पिछले सालों में सोचा गया वो उतना अभी भी बूस्टअप नहीं हो पाया। चाहे आप किस तौर पर भी देख लें, चाहे वो मेक इन इंडिया में देखें, चाहे आप डिजिटल इंडिया में देखें, चाहे आप मुद्रा लोन में देखें, चाहे आप स्टैंडअप की बात करें, चाहे स्टार्टअप की बात करें, सभी जगह स्टैंडअप और स्टार्टअप में जो भी कुछ किया गया वो आउटकम जो आना चाहिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी पर जो लोअर लेवल पर जाना चाहिए वो वहां नहीं गया। उसका बेनिफिट कुछ निश्चित गिने चुने जो है पूंजीपतियों और इंडस्ट्रीज के बीच में रह गया। इसलिए जो है स्टैंडअप और स्टार्टअप भी सक्सेसफुल नहीं रहा,
जिस तरह का सोचा गया। और जो है चौथा जो विषय है डेमोग्राफी, भारत में मानव संसाधन काफी अच्छा है, लेकिन उस मानव संसाधन का यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं तौर पर नहीं हो पा रहा है। मानव संसाधन को जब तक जो है पूरी तरह से रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तब तक जो है उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, और यदि मानव संसाधन यूटिलाइज नहीं होगा तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का सोचना तो बेबुनियाद होगा। फिफ्थ और लास्ट जो पॉइंट उन्होंने कहा वो था डिमांड चेन रूल जो है, डिमांड एंड सप्लाई चेन रूल की बात की। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई चेन रूल, यदि हम लोकल गुड्स की डिमांड इंडिया के अंदर ही उसको जनरेट कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा, जो फिफ्थ पॉइंट। लेकिन उसकी डिमांड कैसे जनरेट होगी ये सोचना सबसे ज्यादा मुश्किल की बात है। जहां पर हमें फॉरेन गुड्स फैक्टर कॉस्ट कम होने का बस सस्ती मिल जाती हैं, और जो डोमेस्टिक गुड्स उनकी फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होने का बस वो सस्ती होती नहीं है, तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास को इस डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड जनरेट करना मुश्किल होगा। मतलब जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्राइस फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, डोमेस्टिक गुड्स की जो प्राइस है उसको नीचे लाना पड़ेगा। चाहे वो टैक्सेस को कम करके लाएं, चाहे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, जो कारपोरेट टैक्स वगैरह है वो, चाहे हम उसमें सब्सिडी दें। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जनरेट किया है, जो इस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए रखा गया है, यदि उसको प्रॉपर तौर पर यूटिलाइज होता है, लोग रूट लेवल पर यदि उसको ले जाया जाता है, तो अवश्य जो है इसका रिजल्ट हमें मिल सकता है। लेकिन बशर्ते वही है कि किसी भी स्कीम के लिए जो है दृढ़ इच्छा शक्ति, ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। और यदि ये चीजें नहीं होंगी तो पिछली योजनाओं की तरह, चाहे वो स्टैंड अप रही हो, चाहे वो स्टार्टअप रही हो, चाहे मेक इन इंडिया रही हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया रही हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन रहा हो, या फिर मुद्रा लोन रहा है, सॉवरेन गोल्ड लोन रहा है, जो भी हैं, उन्हीं की तरह ये भी स्कीम सिर्फ एक कागज के पन्नों पर रह जाएगी। उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता।